नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम लोन्स के बारे में। होम लोन्स कितने प्रकार के होते हैं, होम लोन लेने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या होते हैं, बैंक के अलावा और कौन सी कंपनीज होती हैं जो होम लोन ऑफर करती हैं और होम लोन को लेने का प्रोसेस क्या होता है, इन सभी बातों की चर्चा आज की वीडियो में हम करेंगे। बैंक और कस्टमर दोनों के पर्सपेक्टिव से इस प्रोडक्ट को देखते हैं। होम लोन्स को हम मॉर्गेज लोन भी कहते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में। मॉर्गेज का मतलब होता है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो और उसको खरीदने के लिए जो लोन आप लेते हो जिस भी कंपनी से, वो कंपनी उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेती है। आप अपना होम लोन चुकाते रहते हैं और जब होम लोन पूरा चुक जाता है, रीपेमेंट फुल हो जाता है, तब वो लोन कंपनी आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपको वापस हैंड ओवर कर देती है। इस पूरे प्रोसेस को मॉर्गेज प्रोसेस कहते हैं और ये जो लोन्स होते हैं इन्हें हम मॉर्गेज लोन्स भी कहते हैं। मॉर्गेजेस के प्रकार को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के प्रकार समझने होंगे। इससे आपको आसान भाषा में अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने प्रकार के होम लोन्स हो सकते हैं। तो पहला जो टाइप होता है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, वो होती है रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, जहाँ पर बनी बनाया मकान है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और आपको उस प्रॉपर्टी में डायरेक्ट आप वहाँ जाके रह सकते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं। ये एक फ्लैट हो सकता है, एक इंडिविजुअल हाउस हो सकता है, न्यू हो सकता है या रीसेल प्रॉपर्टी हो सकती है। इस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं और आपको इसके लिए लोन चाहिए, तो ये एक होम लोन का पहला टाइप हो जाता है, यानी रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के लिए होम लोन। दूसरा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। जैसे बिल्डर का केस ले लीजिए, बिल्डर अपनी कई सारी प्रॉपर्टीज़ डेवलप करते रहते हैं, आप जाते हैं, विजिट करते हैं, आपको कोई इंडिविजुअल हाउस जो जिसका सिर्फ प्लॉट वहाँ पर है और वो कंस्ट्रक्शन होना है, वो आप खरीदना चाहते हैं, या फिर कोई फ्लैट, एक अपार्टमेंट डेवलप हो रहा है और वहाँ पर एक फ्लैट आप खरीदना चाहते हैं। 2 साल बाद बिल्डर प्रॉमिस कर रहा है कि आपको नए फ्लैट का पोजीशन दे देगा, तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो ये एक सेकेंड टाइप हो जाता है। इसे भी हम रेडी टू मूव की कैटेगरी में ही गिनते हैं, बट ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसके लिए भी आपको होम लोन मिलता है। तीसरा होता है लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन। आपके पास ऑलरेडी लैंड है या लैंड आप खरीदना चाह रहे हैं और प्लस उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको होम लोन मिलता है, लैंड और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए। बट यहाँ पर जो डिसबर्समेंट होता है वो स्टेज वाइज करता है। जैसे जैसे आपका कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्टेज वाइज बैंक आपको पेमेंट डिसबर्स करता है, तो इसमें भी फाइनली आपको होम लोन मिलता है। फोर्थ कैटेगरी होती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी आपके पास ऑलरेडी कोई एक प्रॉपर्टी है, या तो लैंड है या तो आपका एक घर है या तो फ्लैट है, जो कि फ्री होल्ड है, यानी इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लोन या कुछ और नहीं चल रहा है। इसके ऊपर आप लोन लेना चाहते हैं और उसका पर्पस लोन का कुछ भी हो सकता है, बट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्गेज की कैटेगरी में आता है, जो अपनी प्रॉपर्टी के आप मॉर्गेज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। पांचवा जो इसमें कैटेगरी आती है वो आती है बीटी, यानी बैलेंस ट्रांसफ़र, जिसमें आपका कोई एग्जिस्टिंग होम लोन ऑलरेडी किसी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के साथ चल रहा है और अब ये लोन आप किसी भी कारण से शिफ्ट कराना चाहते हैं दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को, तो ये बैलेंस ट्रांसफ़र की भी सुविधा बैंक्स या जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं वो आपको देती हैं। तो ये हो जाते हैं 5 प्रकार के मॉर्गेजेस। पहला रेडी टू मूव, दूसरा अंडर कंस्ट्रक्शन, तीसरा लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन, चौथा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और पांचवा बैलेंस ट्रांसफ़र। सो मॉर्गेजेस में होम लोन्स की अगर हम बेसिक या जेनेरिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, इसमें मैं आपको बिल्कुल एक जेनेरिक आइडिया दे रहा हूँ। मिनिमम लोन अमाउंट 5 लाख तक का हो सकता है। मैक्सिमम टेन्योर जो है वो अप टू 30 ईयर्स तक का हो सकता है। मिनिमम इनकम जो है वो 18,000 रुपये पर मंथ की हो सकती है अगर आप सैलरीड हैं तो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एनुअल इनकम कंसीडर की जाती है, जो कि 2,50,000 के आसपास तक की मिनिमम हो सकती है। मिनिमम एज 25 की एज हो जानी चाहिए। मैक्सिमम एज की अगर हम बात करें तो वो लोन रिटायरमेंट एज तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, जो भी 60 या 62 की रिटायरमेंट एज होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में बात करें तो 65 ईयर्स की मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जा सकता है।
अगली कैटेगरी होती है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू बेसिकली होता है कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है और उसके अगेंस्ट में आपको कितना लोन मिल रहा है। बैंक्स कभी भी आपको 100% फंडिंग नहीं करते हैं। बैंक या फिर कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपको कभी भी 100% फंडिंग नहीं होती है। हमेशा एलटीवी कैलकुलेट होती है होम लोन्स के केस में। अगर प्रॉपर्टी की कोई भी वैल्यू है, लेट्स से कि आप प्रॉपर्टी जो खरीदने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 30 लाख्स है, तो 30 लाख्स पे एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू कैलकुलेट होगा, यानी उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके अगेंस्ट में बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको कितना लोन दे सकती हैं। तो ये 65% 70% से स्टार्ट होता है और ये अप टू 95% तक हो सकता है, यानी बैंक्स आपको 95% तक होम लोन दे सकती हैं। तो लेट्स से अगर आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपीस है, तो उसके ऊपर 90% का अगर एलटीवी लग रहा है, इसका मतलब आपको 27 लाख तक का होम लोन मिल सकता है। बचे हुए 3 लाख रुपए आपको एज ए डाउन पेमेंट सेलर को करनी होगी, जिसे अगर हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोले तो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो ओन कॉन्ट्रीब्यूशन या डाउन पेमेंट आपकी 3 लाख की होगी और 90% की फंडिंग बैंक कर देगा। तो ये हो जाता है एलटीवी। इसके बाद मिनिमम प्रॉपर्टी एरिया का भी कंसिडरेशन होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जिसमें 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट तक का एरियाज बैंक मिनिमम क्राइटेरिया में रख सकते हैं। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो आजकल जो भी बैंकिंग ग्रुप हैं, इस ग्रुप में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी आती हैं। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई होम लोन्स इनकी अलग एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। इसी तरह एचडीएफसी है, एचडीएफसी होम लोन्स इनकी अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो बैंक की अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती है। इसके अलावा यानी बैंक्स के अलावा एनबीएफसीज भी होती हैं जो अपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी चलाती हैं, वो भी आपको होम लोन देती हैं। फॉर एग्जांपल पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंडिया बुल होम लोन्स, आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, दीवान हाउसिंग फाइनेंस। तो इस तरह के अलग अलग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी होती हैं। ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो अब अगर हम होम लोन के प्रोसेस की बात करें तो इसमें दो बातें होती हैं। पहला कि आपने प्रॉपर्टी फाइनल कर ली है, यानी जो भी प्रॉपर्टी आपको खरीदनी है वो सेलेक्ट कर ली है और उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप होम लोन के लिए बैंक में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा कि आपने अभी कोई प्रॉपर्टी फाइनल नहीं की है, आपने एक बजट निर्धारित किया है और उस बजट के अकॉर्डिंग आप होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप होम लोन अप्लाई कर सकते हैं, आपका लोन सैंक्शन भी हो जाएगा, लेकिन डिसबर्समेंट जो होगा वो तभी होगा जब फाइनली आपके प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होगा। तो पूरे होम लोन प्रोसेस को हम एक केस के साथ समझते हैं। लेट्स से मिस्टर रमेश है। मिस्टर रमेश एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और उन्हें अपना एक घर खरीदना है, जिसके लिए रमेश ने एक रेडी टू मूव फ्लैट पसंद किया है जो कि एक रेनाउंड बिल्डर के अपार्टमेंट्स में है, और अब वो होम लोन अप्लाई करना चाहते हैं। तो रमेश ने जो फ्लैट पसंद किया है उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है वो है 30 लाख रुपीस। देखिए आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। सो रमेश ने ज्यादा कुछ नहीं किया, कहीं से बैंक के रिप्रेजेंटेटिव का नंबर जुगाड़ा या कस्टमर केयर पे फोन किया और अपनी इंक्वायरी लॉगिन कर दी। अब देखिए पूरा प्रोसेस कितना आसान हो जाता है। बैंक का रिप्रेजेंटेटिव रमेश को खुद कांटेक्ट करेगा और उनसे मिलने पहुंचेगा उनके रेजिडेंस पे या फिर रमेश के ऑफिस पे। सो बैंक रिप्रेजेंटेटिव रमेश से मिलता है और उनकी रिक्वायरमेंट को समझता है कुछ सवालों के द्वारा, जैसे प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कितना होम लोन उनकी रिक्वायरमेंट है, उनका प्रोफेशन क्या है, कितने सालों से वो उसी शहर में रह रहे हैं, कितने सालों से वो सेम जॉब में है, कितनी इनकम है, एनुअल इनकम, और पर मंथ उनका जो टेक होम सैलरी आती है वो कितनी है। इसके अलावा कोई और लोन तो उनके ऊपर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स तो नहीं है जो चल रहे हैं, कोई पर्सनल लोन हो सकता है या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लोन हो सकता है। इसके साथ वो उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगेगा जो कि रमेश उनको व्हाट्सएप पे दे सकते हैं, जैसे उनका सैलरी स्लिप्स, फॉर्म 16 जिसमें उनके इनकम टैक्स की डिटेल होती है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, जिस बैंक में उनकी सैलरी क्रेडिट होती है उस बैंक का स्टेटमेंट लगता है। उसके अलावा फोटोग्राफ हो सकते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसिट हो सकती है, उनका एनुअल सीटीसी का कोई पेपर हो सकता है, इसके साथ साथ एक सेल एग्रीमेंट भी होता है जो उनको डॉक्यूमेंट में लगता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रमेश बैंक रिप्रेजेंटेटिव को व्हाट्सएप पे दे सकते हैं। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि रमेश जब होम लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो इंडिविजुअली अप्लाई करने जा रहे हैं या साथ में किसी और को एप्लीकेंट बनाना चाहते हैं। को एप्लीकेंट बेसिकली बनाया जाता है जो कि आपको सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज में सपोर्ट करे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके रेजिडेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकते हैं या इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकते हैं। तो को एप्लीकेंट में कौन कौन आ सकता है? को एप्लीकेंट में सबसे पहले आता है आपके स्पाउस, यानी रमेश की वाइफ आ सकती हैं इसमें। उसके अलावा रमेश की इमीडिएट फैमिली मेंबर जो कि अनमैरिड हैं, जैसे भाई बहन आ सकते हैं या रमेश के पेरेंट्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा रमेश की इन लॉ फैमिली में भी उनके रमेश के फादर इन लॉ या मदर इन लॉ को एप्लीकेंट बन सकते हैं। तो जब को एप्लीकेंट कोई भी व्यक्ति बनता है तो उसके भी वही सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं जब आप होम लोन अप्लाई करने जाते हैं। तो यहाँ पर रमेश इंडिविजुअली होम लोन अप्लाई कर रहे हैं, को एप्लीकेंट यहाँ पर नहीं है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स रमेश के लगेंगे। बैंक रिप्रेजेंटेटिव रमेश से मिलके चला जाता है, बाद में रमेश सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके व्हाट्सएप पे बैंक रिप्रेजेंटेटिव को दे देते हैं। बैंक रिप्रेजेंटेटिव रमेश के बिहाफ पर ऑनलाइन होम लोन का एप्लीकेशन डाल देता है। रमेश को बस एक काम करना होगा, जब भी होम लोन एप्लीकेशन पड़ेगी उसके बाद इनके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को ऑथेंटिकेट करना होगा, यानी रमेश जो है वो ओटीपी अपने रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, रिप्रेजेंटेटिव उस ओटीपी को वहां एंटर करेगा और होम लोन अप्लाई हो जाएगा। अब बात करते हैं रमेश के होम लोन की रिक्वायरमेंट की। देखिए, रमेश की जो प्रॉपर्टी है वो 30 लाख रुपीस की है, यानी वो सेलिंग प्राइस है उस प्रॉपर्टी का, या कह लें कि जो सेलर है उसका आस्किंग प्राइस है 30 लाख रुपीस। बट उसका जो एक्चुअली जो वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी की वो डिसाइड होगी सर्कल रेट से। सर्कल रेट एक गवर्नमेंट रेट होता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस सर्कल में प्रॉपर्टी की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। जो सेलिंग प्राइस है वो कभी भी प्रॉपर्टी के सर्कल रेट से कम नहीं होना चाहिए। देखिए, रमेश को ये मालूम है कि उसको 100% फंडिंग तो नहीं होगी, लेकिन वो कोशिश कर रहा है कि उसको 90-95% तक फंडिंग हो जाए। मतलब उसको कम से कम 27 लाख रुपए तक का होम लोन चाहिए। बाकी का जो 3 लाख रुपए है वो ओन कंट्रीब्यूशन वो कर देगा, बट उसको 95% की या 90% तक की रिक्वायरमेंट होम लोन की है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर से यानी रमेश से चार्ज कर रहा है। तो जो भी बैंक रिप्रेजेंटेटिव उसको ऑफर करता है, रमेश उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को नेगोशिएट कर सकता है कि लेट्स से कि बैंक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अभी जो होम लोन है हम आपको 8.75% पर दे सकते हैं, लेकिन रमेश ने चेक किया कि दूसरे बैंक्स 8.5% भी ऑफर कर रहे हैं। तो इस केस में रमेश अपने बैंक रिप्रेजेंटेटिव से इसको नेगोशिएट कर सकता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा भी सकता है। लोन एप्लीकेशन तो डल गई, अब बढ़ते हैं हम आगे के प्रोसेस में। अगला जो स्टेप होता है वो होता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। अब यहाँ पर दो कैटेगरी हो जाती हैं। पहला हो जाता है कस्टमर यानी रमेश का ड्यू डिलिजेंस, दूसरा हो जाता है प्रॉपर्टी का ड्यू डिलिजेंस। तो रमेश का जो भी वेरिफिकेशन होना है और प्रॉपर्टी का जो भी वेरिफिकेशन होना है, ये सारी चीजें ड्यू डिलिजेंस में आती हैं। तो क्या क्या होता है इसको समझते हैं। ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले होगा रमेश का केवाईसी, उसके बाद रमेश का एड्रेस वेरिफिकेशन होगा, जहां पर फिजिकल विजिट होगी, जहां पर वो अभी एग्जिस्टिंग एड्रेस में रह रहे हैं। उनकी सिबिल रिपोर्ट निकाली जाएगी। सिबिल रिपोर्ट में उनके प्रीवियस कोई लोन्स तो नहीं है, लोन थे तो प्रॉपर्ली क्लोज हुए, जो भी सिबिल रिपोर्ट में है डिटेल्स वो उनकी आएंगी। बैंक स्टेटमेंट्स चेक होंगे, सैलरी स्लिप्स चेक होंगी, कोई अदर लोन या लाइबिलिटीज तो नहीं है ये चेक होगा, एग्जिस्टिंग कोई लोन तो नहीं चल रहा है, जिसे हम कहते हैं, अगर हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में देख बोलें तो इसे हम कहते हैं फॉयर, FOIR, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है तो 50,000 रुपए में बैंक ने 25,000 रुपए तो आपके अलग कर दिए कि भैया ये तो इसके हो गए महीने के खर्चे जो वो खर्चा करेगा। अब बचे हुए 25,000 यानी 50% सैलरी में वो कितना EMI पे कर सकता है
मंथली। ईएमआई का जो फुल फॉर्म होता है इसे हम कहते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। बहुत सारे लोग इसे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट समझते हैं, बट ये नहीं होता है। सो कितनी मंथली ईएमआई अब इस 25,000 में रमेश पे कर सकता है? लेट्स से कि उसका कोई एक पर्सनल लोन चल रहा है जिसका ईएमआई 2,000 रुपये है, और एक टू व्हीलर लोन चल रहा है जिसकी ईएमआई 5,000 रुपये है। तो अब 7,000 तो उसका एग्जिस्टिंग लोन है जो अगले 2 सालों तक चलेगा। तो बैंक इस 25,000 में से 7,000 रुपये घटा देगा, तो अब बचते हैं 18,000 रुपये। यानी रमेश 18,000 रुपये तक की ईएमआई पे कर सकता है। इसके बेसिस पे उसका होम लोन कैलकुलेट होगा। सो प्रॉपर्टी की ड्यू डिलिजेंस की बात करें तो दो तरीके से वेरिफिकेशन होता है। पहला होता है टेक्निकल और दूसरा होता है लीगल। टेक्निकल वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो टेक्निकल वेरिफिकेशन में आ जाता है फिजिकल विजिट ऑफ द प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी की क्या कंडीशन है, वो सारी चीज़ें फिजिकल विजिट में चेक होगी। प्रॉपर्टी का क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है, बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, देन प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेक होगा, उसका सर्कल रेट क्या है, सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है, सेलिंग प्राइस ऑब्लिक मार्केट रेट भी से हम बोल सकते हैं। तो सर्कल रेट और मार्केट रेट दोनों कंपेयर होते हैं। देन अप्रूव्ड लेआउट है कि नहीं है, प्लान है कि नहीं है। प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उस केस में अप्रूव्ड लेआउट या प्लान कंपलसरी होता है, हालांकि रेडी टू मूव में भी ये डॉक्यूमेंट लगता है। देन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर है तो स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है, देन अगेन अप्रूव्ड लेआउट और प्लान्स क्या है। लीगल केसेस में होता है उसका टाइटल चेक होगा, यानी प्रॉपर्टी पहले किसके नाम थी, अब किसके नाम है, पूरी चेन उस प्रॉपर्टी की देखी जाएगी। देन एग्रीमेंट टू सेल डीड, बेसिकली वो एक शुरुआती एग्रीमेंट होता है जो कस्टमर और सेलर के बीच में होगा, वो एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होगी। पोजेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन होता है। प्रॉपर्टी का जो लीगल एंड टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस होता है, इसके चार्जेस बैंक अलग से पे करता है। कई बार बैंक रिप्रेजेंटेटिव इसको शुरुआत में मेंशन नहीं करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए जब भी आप होम लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो इन चार्जेस को भी नेगोशिएट कर लें। बैंक के कुछ फिक्स चार्जेस हो सकते हैं, ये प्रोसेसिंग फीस में नहीं आता है। प्रोसेसिंग फी अलग चीज होती है, ये अलग से चार्जेस होते हैं जो बैंक की लीगल टीम और टेक्निकल टीम करती है, जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं। ये सब होने के बाद अब बारी आती है क्रेडिट अप्रेजल की और लोन सैंक्शन की। अब क्रेडिट ऑफिसर का फोन जाएगा रमेश जी के पास। रमेश से क्रेडिट ऑफिसर सारी इंफॉर्मेशन को रीचेक करेगा, इसमें वो उनसे पूछेगा उनकी इनकम क्या है, उनकी मंथली सैलरी क्या है, उनका प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, कितना होम लोन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी ईएमआई पे कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कितनी ईएमआई चल रही हैं, ये सारी चीज़ें वो चेक करेगा। और जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास क्रेडिट ऑफिसर के पास पहुँचे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स से और खुद के द्वारा किए गए सवाल जिससे आंसर उनको मिले हैं, उन सारी चीज़ों को जोड़कर पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसेस करके वो होम लोन सैंक्शन कर देगा। सो लेट्स से कि सब कुछ अच्छा है, रमेश का होम लोन सैंक्शन हो जाता है। जितना होम लोन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना सैंक्शन हो गया, मतलब 90% होम लोन उनका प्रॉपर्टी की वैल्यू का सैंक्शन हो गया। प्रॉपर्टी की वैल्यू थी 30 लाख और उसका लोन टू वैल्यू एलटीवी 90% यानी 27 लाख का होम लोन सैंक्शन हो गया। अब रमेश के पास एक ऑफर जाएगा, ईमेल पे जा सकता है या फिजिकल ऑफर भी जा सकता है, जिसमें सारी चीजें मेंशन होगी, जिसका एक्सेप्टेंस रमेश को देना होगा। क्या क्या चीजें मेंशन होता है उसमें मेंशन होगा सैंक्शनड लोन अमाउंट 27 लाख रुपीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, कितना टेन्योर है आपके लोन का, मोड ऑफ रिपेमेंट उनका क्या हो, एनएसीएच प्रोसेस में है। उसके अलावा होम लोन है वो किसी स्पेशल स्कीम में तो नहीं आ रहा है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की कोई स्कीम तो नहीं है। उन कॉन्ट्रीब्यूशन उनका कितना है, ये सारी चीजें मेंशन होगी और इसका एक्सेप्टेंस ईमेल पे ही रमेश बैंक को दे देंगे। देखिए, अब तक के प्रोसेस में रमेश को बैंक नहीं जाना पड़ा, लेकिन अब बस एक बार रमेश को बैंक जाना पड़ेगा। रमेश ने अपना एक्सेप्टेंस ऑफर लेटर पे भेज चुके हैं, अब रमेश को लोन का एग्रीमेंट साइन करना है, जिसके लिए उनको बैंक जाना पड़ेगा। लोन एग्रीमेंट जो होता है एक काफी मोटी बुक होगी, जिसमें कई सारे सिग्नेचर्स की जरूरत पड़ेगी। लगभग हर पेज पे वो रिप्रेजेंटेटिव उनसे साइन कराएंगे। अगर को एप्लीकेंट का केस है तो एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट दोनों के सिग्नेचर लगेंगे। सो ये लोन एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, इसका एक कॉपी रमेश को वापस भी मिल जाएगा अगर वो लेना चाहे। अब देखिए, सैंक्शन हो गया है, लोन एग्रीमेंट साइन हो गया है होम लोन का,
लेकिन होम लोन डिसबर्स नहीं हुआ। डिसबर्स कब होगा? अब होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री। तो जैसे ही रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री के साथ जो ओन कंट्रीब्यूशन होता है उसकी भी स्लिप लगती है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री का जो मेन कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी बैंक अपने पास रख लेगा और जो लोन अमाउंट 27 लाख रुपीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट बैंक सेलर को हैंड ओवर कर देगा। तो लीजिए, रमेश जी का होम लोन हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस रमेश, आपको फाइनली अपना घर मिल गया। इस पूरे वीडियो में जो भी जानकारी है वो जानकारी मैंने एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसकी जो भी जानकारी है आपके लिए कामगार साबित होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो और पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।